हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। पिछली कई वीडियोस में हमने इन्वेस्टिंग के काफ़ी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखे और उनको डिस्कस किया। ये सभी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस अगर आप तक अपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ऊपर राइट साइड में वीडियोस की लिंक आ रही है जो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब आज की वीडियो में हम वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इंडिकेटर्स की चर्चा करेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको अपनी ओपिनियन भी बताऊंगा अबाउट द करेंट मार्केट सिचुएशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर गोइंग टू मिस अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। तो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी एनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी होप और हमारी विश है कि इंडिया एक सुपर पावर बन सके, इंडिया खूब प्रोग्रेस करे, खूब ग्रो करे और उसके साथ हम भी ग्रो करें। तो एक म्यूचुअल विश के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चूंकि ये इंडिपेंडेंस डे स्पेशल वीडियो है तो कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, बहुत ही क्विकली हम देखते हैं कुछ जो मजेदार बातें। पहली बात, जब इंडिया 1700, 1600, 1700, 17वीं शताब्दी में जब इंडिया प्रोबेबली अपने चरम पे था, अपने पीक पे था वेल्थ के, तो वर्ल्ड की 23%, ऑलमोस्ट वन क्वार्टर, ऑलमोस्ट 25% वेल्थ, वर्ल्ड की पूरी दुनिया की 25% वेल्थ के आसपास केवल इंडिया के पास थी। आप जरा इस बात को एक सेकंड के लिए सोचिए। पूरे वर्ल्ड की वन क्वार्टर, एक चौथाई वेल्थ केवल इंडिया के पास थी। फिर क्या हुआ? फिर अंग्रेज आए, उन्होंने इंडिया को लूटा, खसोटा, डिवाइड किया, सारी कुछ हरकतें की इंडिया के साथ और इंडिया का शेयर पूरे वर्ल्ड की इनकम में केवल 3.8%, जो कभी 23% हुआ करता था, 200 सालों में लूट के उन्होंने 4% के आसपास कर दिया। अब इंडिया उसके बाद से उन्होंने फिर से हमने रिकवर करना शुरू किया है। अब हमारी जो इंडिया की जीडीपी है, आपको पता होगा 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है आज की डेट में, जो हम जितनी जल्दी पॉसिबल हो 5 ट्रिलियन करना चाहते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना चाहते हैं हम। तो आज 2.7 ट्रिलियन के हिसाब से हम वर्ल्ड की जीडीपी का 10% इंडिया के पास है आज की डेट में। उसका मतलब ये भी है कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये सारी अच्छी बातें हैं, प्रॉमिसिंग बातें हैं, क्योंकि हम बहुत ही अच्छी जगह पे थे, 23% पे थे। अंग्रेजों ने और बाकी सारे बाहर के लोगों ने आके हमें लूट के 3.8% पे ला दिया। आज हम फिर से 10% के आसपास तक पहुंचे हैं और हमारी विश है, हमारी होप है, हमारी उम्मीद और एक आशा है कि हम और भी ऊंचे पोजीशन तक पहुंच पाए। तो इस अच्छी उम्मीद के साथ लेट्स टॉक मोर। अब इन सभी प्रॉमिसिंग विशेस और प्रॉमिसिंग बातों के पीछे का रीजन क्या है? क्यों हम ऐसा सोच रहे हैं? क्यों हम ऐसा सोच रहे हैं कि इंडिया प्रोग्रेस कर सकती है और ऊंचा जा सकती है, एक वर्ल्ड सुपर पावर बन सकती है? तो चलिए कुछ बातों को डिस्कस करते हैं क्विकली। इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ही यंग पॉपुलेशन है। ये आपने ऑलरेडी सुना होगा, देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, राइट? आप जब बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि कितने यंग लोग आपके आसपास है, आपकी कॉलोनी, आपके स्टेट, आपकी कंट्री में कितने यंग लोग हैं। इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बोलते हैं। जो डेमोग्राफिक की कंपोजिशन है, मतलब कितने यंग लोग हैं, कितने हर एज क्लास में कितने कितने लोग हैं, तो वो इंडिया की बहुत ही अच्छी है। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इंडिया का बहुत ही हाई है, बहुत ही अच्छा है। इंडिया की जो मीडियन एज है, जो एवरेज एज आप समझ लीजिए, वो है 28। अब इसको कॉन्ट्रास्ट करते हैं दूसरी देशों के साथ, दूसरे कंट्रीज के साथ। चाइना की है 37, वेस्टर्न यूरोप की है 45 और जापान की है 49। तो आप देखिए कि इंडिया की पॉपुलेशन, एवरेज पॉपुलेशन की एज कितनी कम है, कितनी यंग पॉपुलेशन है इंडिया की। 25 to 35 ईयर, जो कि प्राइम एज होता है किसी भी वर्किंग क्लास पॉपुलेशन का, किसी भी करियर एनहांसिंग जो ग्रोथ का जो एज होता है, वो है 25, 35, 45 के बीच का। और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी यंग है, 28 है हमारी मीडियन एज, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब हमारी जो मिडिल क्लास है वो एक ग्रोइंग क्लास है, उसकी नंबर, उसकी एस्पिरेशंस हर साल बढ़ती जा रही हैं।
उसका जो हमारा जो कंजम्पशन बेस है, चूंकि ये मिडिल क्लास इतना बढ़ता जा रहा है, उसकी एस्पिरेशंस बढ़ती जा रही हैं। हर बंदा ज़्यादा कमाना, ज़्यादा स्पेंड और अपनी अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहता है, अपनी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाना चाहता है, तो उसका कंजम्पशन बेस भी बढ़ता जाता है। हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, हायर क्वालिटी की चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। हमारे जो चॉइसेस हैं वो प्राइमरी से बढ़ के सेकेंडरी होती हैं, सेकेंडरी से बढ़ के टर्शरी होती हैं। हम ज़्यादा सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। तो ब्रॉडली कहने की बात यह है कि हमारा जो कंजम्पशन बेस है वो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग है, बहुत ही अच्छी बात है इंडिया के लिए। और भी क्या अच्छी बात है, हमारी जो बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी जो हमारे फर्म्स हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ देखा है TCS, रिलायंस, HDFC ग्रुप, टाटा, आप कई सारे नाम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, महिंद्रा। तो इन सभी ने मिल के एक ठान लिया है कि हम इंडिया को वर्ल्ड के स्टेज में बहुत ही अच्छी पोजीशन पे पहुंचाना चाहते हैं। इन सभी ने एक ठान के एक विश ही नहीं, एक एक्शन प्लान बना के रखा है, और हम उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं धीरे धीरे। और यही नहीं, केवल बड़ी कंपनियां ही नहीं, बहुत सारे स्टार्टअप्स इंडिया में बन रहे हैं, जो कि बहुत सारे सोसाइटी के जो एसेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जो बेसिक इश्यूज हैं, उसको एड्रेस करना चाह रहे हैं। कोई मेडिकल डिलीवरी सर्विस कर रहा है, गांव तक मेडिसिन पहुंचा रहा है, तो कोई कई सारे एप्स तैयार हो रहे हैं, इंडिजिनस एप्स हैं, जो अच्छी क्वालिटी के इंडिजिनस एप्स अगर हम अपने देश में खुद बना सके तो हमें कहीं बाहर की एप्स और कहीं बाहर से इंपोर्ट और उन पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली बात यह है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी एक पोटेंशियल, बहुत ही अच्छी प्रॉमिसिंग पिक्चर पेंट करती हैं। ये एक चार्ट देखते हैं हम, ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स आपको पता होगा इंडिया का एक इंडेक्स है, जैसे निफ्टी है वैसे ही सेंसेक्स है। सेंसेक्स में 30 कंपनियां होती हैं, निफ्टी में 50 कंपनियां होती हैं, बट ये देश की जो एक कहेंगे कि प्राइम इंडिसेस हैं। तो हम आज सेंसेक्स का चार्ट देखते हैं। सेंसेक्स को लाया गया था 1979 में, जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 1979। तो इन 41 सालों के टाइम में जब सेंसेक्स को लाया गया था, सेंसेक्स का ओरिजिन हुआ था, तो उसका बेस वैल्यू था 100। आज के डेट में सेंसेक्स की वैल्यू क्या है आपको पता होगी, करीब 38,000 है, 37,877, ऑलमोस्ट 38,000। और इसकी ग्रोथ आप देख रहे हैं कैसे ओवर द ईयर्स हुई है, ऊपर नीचे, बट ओवरऑल ट्रैजेक्टरी, पहले की वीडियोस में भी हमने देखा है कि ओवरऑल ट्रैजेक्टरी पॉजिटिव है, ऊपर जा रही है। अब इस नंबर को आप अगर कन्वर्ट करना चाहें CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, कैगर के रेट के रेस्पेक्ट में, तो 100 से 37,877, 41 ईयर्स में आप जब कंपाउंड करते हैं तो उसकी कंपाउंडिंग रेट आती है 15.6% के आसपास। तो सेंसेक्स ने केवल सेंसेक्स में अगर अपना पैसा लगाया होता 1979 में, 1980 में, उस टाइम पे अगर अपना पैसा लगाया होता, तो उस पे ग्रोथ क्या मिलती, आपको रिटर्न क्या मिलती, ऑन एन एवरेज हर साल 15.6। ये कभी ऊपर होती, कभी नीचे होती, कभी जीरो होती, कभी नेगेटिव भी होती, कभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती, बट एवरेज आपको हर साल मिला के, अगर आपने 1979 में स्टार्ट किया और अब आपको पैसों की जरूरत है, आप निकाल रहे हो, तो आपको रिटर्न क्या मिली होती, 15.6%, जो कि बहुत ही हैंडसम रिटर्न है, राइट। एक और चीज देखते हैं, कुछ और नंबर्स को यहाँ पे देखते हैं। इंडिया की जो GDP है डॉलर टर्म्स में, US डॉलर में इंडिया की GDP 1960 में कितनी थी, $37 बिलियन, राइट, बिलियन विद अ बी। आज की डेट में वो कितनी हो गई, 2.7 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं, तो सोचिए काफी बढ़ गई है। इसका मतलब हमारे नंबर ऑफ AMCs क्या होती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, वो डेट फंड हो या इक्विटी फंड हो, बट अगर म्यूचुअल फंड है तो उसको कहते हैं, उसको जो कंपनी मेंटेन करती है, ऑपरेट करती है, उसको AMC कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। 1965 में केवल इंडिया में एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद वो UTI AMC थी, क्योंकि UTI AMC ही इंडिया की पहली AMC थी। तो 1965 में नंबर ऑफ AMCs एक थी इंडिया के पास, जस्ट एक। आज की डेट में वो 45 हो चुकी हैं, 45 नंबर ऑफ AMCs इन इंडिया आर 45। उन AMCs के अंडर जो एसेट अंडर मैनेजमेंट था, कितना वो पैसा उस समय मेंटेन ऑपरेट करती थी, कितना पैसा वो मैनेज करती थी, तो वो था 25 करोड़। 1965 में एक AMC 25 करोड़ रुपए उस समय करीबन वो मैनेज कर रही थी। आज की डेट में वो फिगर जो है 28 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है।
तो आप देखिए कि कितनी चेंज, कितनी ग्रोथ आई है। सेंसेक्स हमने पहले ही पिछली चार्ट में देखा, 1979 में 100 पे था, आज वो 37,877 रुपए, करीबन 38,000 पे पहुंच चुका है। 100 का वो 38,000 बन चुके हैं। जब आपने 100 रुपए लगाए होंगे तो वो आज 38,000 रुपए बन चुके हैं। निफ्टी जो कि एक और इंडेक्स है, सबसे पहले लाया गया था सेंसेक्स को, उसके बाद निफ्टी को लाया गया। सेंसेक्स आया था 1979, निफ्टी आया था 1996। तो जब 1996 का उद्घाटन हुआ था तो उस समय निफ्टी बेस वैल्यू थी 1000, आज वो 11,178, और एक्चुअली पीक तो 12,000 के पार था, बट अभी जो मार्केट में थोड़ा स्लम्प आया है उसके कारण ये 11,000 पे अभी हवर अराउंड कर रही है। तो 1996 से 2020, ये 24 ईयर्स में आप देखिए कि ये 11 गुना हो गया है। 24 ईयर्स में 11 गुना हो गया है निफ्टी। और जो अच्छी कंपनीज है, जो वेल रन बिजनेसेस हैं, वो तो पता नहीं 100 गुना भी हो गए होंगे शायद। और उसकी डिस्कशन हम एक्चुअली आने वाले कई वीडियोस में करते रहेंगे, तो यू शुड डेफिनेटली रिमेन पोस्टेड। अगली चीज देखते हैं, नंबर ऑफ स्कीम्स। ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज थी वो कितनी स्कीम्स चला रही थी, कितने सारे स्कीम्स अपने सब्सक्राइबर्स को उपलब्ध करा रही थी। वो था 2000 में उसका नंबर था 394, 394 स्कीम्स हुआ करती थी। 2020 में वो स्कीम्स हो चुकी हैं ऑलमोस्ट 1800। तो ये करीबन 4-4.5 टाइम्स का ग्रोथ आया है इन 20 सालों में, जो कि एक हैंडसम नंबर है। स्कीम का नंबर बढ़ने का मतलब ये है कि आज की जो इन्वेस्टिंग पॉपुलेशन है, जो यंग पॉपुलेशन जो इन्वेस्ट करना चाहती है, अपना ग्रो करना चाहती है वेल्थ, उसके पास उतने ही ऑप्शंस बढ़ गए हैं, जो कि कभी कभी कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, लेट्स बी ऑनेस्ट। बट अगर आपके पास नॉलेज सही है, अगर आपको तरीके पता हैं, आपको पता है कि फंडामेंटल्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, वो जो स्कीम्स होती हैं उसके पीछे के स्टॉक्स क्या हैं, उसके पीछे की डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, ये सब जो डिटेल्स हैं आपको अगर पता है, तो आप अपने लिए बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही वाइज चॉइसेस पिक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतनी सारी चॉइसेस अवेलेबल हैं। जो 400 हुआ करती थी चॉइसेस, अब वो 1800 हो गई हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ फोलियोज। आप ऑब्वियसली जब आप म्यूचुअल फंड में अपना अकाउंट खोलते हैं तो आपको एक फोलियो नंबर दिया जाता है, राइट? तो 2006 में, 14 साल पहले आज से, वो नंबर करीबन 3 करोड़ हुआ करता था। आज की वो नंबर हो गई है 9 करोड़ से भी ज्यादा। तो ये 3 गुना ग्रोथ है केवल 14 सालों के टाइम में। तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं, ये मैंने क्विकली आपको इसलिए दिखाने की कोशिश की ये सारी चीजें, क्योंकि इससे पता चलता है कि इंडिया की ग्रोथ अभी तो बस शुरू हुई है। अभी तो हमने पूरी पिक्चर देखी नहीं, ये तो ट्रेलर ही है बॉस। तो इस पूरी पिक्चर को देखने के लिए आपको मार्केट में इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, आपको इक्विटी में और बाकी के एसेट क्लासेस में भी बिलीव करना पड़ेगा, अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और तभी जब आप टिकट लोगे तो ही आप सिनेमा हॉल में घुस सकते हो, तभी आप मूवी देख सकते हो। तो इस मूवी का अगर आपको पार्ट बनना है तो लेट्स टॉक मोर, लेट्स डिस्कस। अब चलिए, ये तो बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि इस हफ्ते क्या हुआ। चूंकि ये वीडियो हर हफ्ते आती है तो हम एक हफ्ते की बात करेंगे। तो इस हफ्ते निफ्टी 0.8%, ऑलमोस्ट 1% डाउन थी, और ये ग्राफ है निफ्टी का, ऊपर नीचे, और बीच में थोड़ी नीचे भी गई, फिर रिकवर हुआ, तो ऑलमोस्ट फ्लैट सही, बट 1% का नेगेटिव बायस से निफ्टी इस हफ्ते क्लोज हुई। चलिए कुछ बातें करते हैं। बहुत ही एक फंडामेंटल बात है जो कई दिनों से बात चली, कि कुछ हफ्तों से बात चल रही है, आत्मनिर्भर भारत की, राइट? हम बात कर रहे हैं कि हमें डिफेंस में, हमें हेल्थ में, हमें मेडिसिन में, अपने फार्मेसी में, हर चीज में, एक्चुअली हर इंडस्ट्री में हमें सेल्फ रिलायंट होना है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है। हमें किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना है, स्पेशली जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं और जिनके रिलेशनशिप्स हमारे साथ स्वीट एंड सावर रहते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे रहते हैं। तो हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। हम चाहते हैं कि हम दूसरों को बना के दे सके, हम इतनी पावरफुल, इतनी रिलायंट, अब सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सस्टेनेबल हो सकें कि हम अपनी ही मदद ना कर पाए, दूसरों को भी मदद करें, जो कि हमेशा से भारत की हिस्ट्री रही है कि हम हमेशा दूसरों की मदद और दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाले देश रहे हैं। तो हम उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, उस इनिशिएटिव को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि मेक इन इंडिया का तो इनिशिएटिव है ही, और वो 1-2 साल से 4 साल से ये बात चली रही है, मेक इन इंडिया जो लायन सिंबल है। बट उन्होंने एक और बात ऐड करी कि मेक फॉर वर्ल्ड,
केवल मेक इन इंडिया ही नहीं, मेक इन इंडिया तो होना ही है, मेक फॉर वर्ल्ड, पूरे दुनिया के लिए हमें अच्छी सर्विस, अपने अच्छे प्रोडक्ट्स देने हैं पूरी दुनिया को। एक और डिस्कशन हुआ, एक और उन्होंने अनाउंसमेंट किया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट का, जो कि एक मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम होगा, जिसमें कि जैसे हमारे रेल को, हमारे हवाई जहाज को, हमारे रोड्स को, हमारे सी पोर्ट्स को, चारों पांचों जो हमारे मीन्स ऑफ ट्रैवल है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उन सबको इंटरकनेक्टेड किया जाएगा, उन सबको एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा। और इस पे आगे आने वाले कुछ सालों में 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी, ऐसा उन्होंने डिस्कस किया। मोदी जी ने कई सारी वेलफेयर स्कीम्स की भी चर्चा की। कोविड के इस चैलेंजिंग टाइम के दौरान 7 करोड़ गैस सिलेंडर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड प्रोवाइड किया गया है, 90,000 करोड़ की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की गई है गरीबों के अकाउंट्स में। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कई लाखों लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया गया है। उन्होंने एक और अनाउंसमेंट किया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर की सेटअप करनी। तो पूरे देश में हजार दिनों के, जो कि ऑलमोस्ट 3 साल होता है, तो 3 सालों के भीतर उन्होंने कहा है कि देश के सारे गांवों में ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछाया जाएगा। और ये बहुत ही प्रॉमिसिंग चीज़ है टेलीकॉम कंपनीज के लिए, क्योंकि जब ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क फैल जाएगा पूरे देश में, तो सोचिए कि इंटरनेट का पेनिट्रेशन और इंटरनेट का यूज़ कितना बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही प्रॉमिसिंग डिक्लेरेशन है, अनाउंसमेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम की डिस्कशन हुई जो कि है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इसके तहत हर भारतीय, हर नागरिक को एक हेल्थ आईडी प्रोवाइड की जाएगी, और इसका यूज़ ये हो सकता है कि भारतीय सरकार की अगर आगे कोई नीति आती है जो इंश्योरेंस से रिलेटेड हो या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, तो उसके बेनिफिट्स डायरेक्ट हर नागरिक को मिल सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। चलिए कोविड-19 के बारे में, चूंकि एक बहुत ही एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, जो कि सीरियस सिचुएशन है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इस हफ्ते भी बहुत केसेस हमारे हर दिन आप देखते होंगे न्यूज़ में 60-65 हज़ार के रेट से बढ़ते जा रहे हैं। ओवरऑल जो नंबर है केसेस का इंडिया में, वो 18 लाख को भी क्रॉस कर चुका है। तो ये बहुत ही एक डिसहार्टनिंग और एक सीरियस सिचुएशन अभी भी बनी हुई है देश के अंदर, अनफॉर्चुनेटली। हमारे देश में 3 कोरोना वैक्सीन अभी पाइपलाइन में हैं, मतलब जिन पे की काम शुरू है, उन पे ह्यूमन ट्रायल्स अभी भी चल रहे हैं। बीच में न्यूज़ आई थी, और आपने देखा भी होगा शायद न्यूज़ में, कि रशिया में एक वैक्सीन अभी बन गई, उन्होंने अप्रूव भी कर दी है, बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो इसकी क्लिनिकल ट्रायल होती है उसकी डेटा अभी भी उनको रिव्यू करनी है। बट तो इसलिए एक्चुअली आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे देश कह रहे हैं कि वो उस वैक्सीन को अभी तक अडॉप्ट नहीं कर सकते, उन्हें अभी तक विश्वास नहीं है उस पर। हालांकि पुतिन साहब का उन्होंने आपने ये भी सुना होगा कि पुतिन साहब ने अपने डॉटर को, अपनी बेटी को भी वो वैक्सीन उन्होंने दिलवाई, ये प्रूव करने के लिए कि वो वैक्सीन एकदम से सेफ है, बहुत ही मतलब ठीक है और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए रेडी है। बट अभी भी वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, अभी भी वो टोटली उस पर विश्वास नहीं है सभी को। और ये भी लग रहा है कि बहुत सारे, एक और आप देखेंगे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो वैक्सीन की तैयारी हो रही है, जो वैक्सीन वहाँ पे तैयार किया जा रहा है, प्रिपरेशन हो रही है, वो फाइनल फेज ऑफ टेस्टिंग में। लेकिन ये भी लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो दिसंबर में वैक्सीन आ सकती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्च तक टाइम लगेगा। तो नोबडी इज रियली श्योर, होपफुली सूनर द बेटर, बट फिंगर्स क्रॉस्ड। इंडिया में जो रिकवरी की रेट है, ये एक अच्छी फिगर है कि अच्छी बात है, प्रॉमिसिंग न्यूज़ है कि इंडिया में जो रिकवरी की फिगर है वो 70% को क्रॉस कर गई है। मतलब अगर 100 लोग बीमार हो रहे हैं, 100 लोग अफेक्ट हो रहे हैं कोविड से, तो उसमें से 70 लोग रिकवर कर जा रहे हैं, और मोर्टेलिटी और काफ़ी नीचे है। बट ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे पूरी जनता में से, पूरी पॉपुलेशन में से 45,500 लोगों की मौत हो गई है, मृत्यु हो गई है कोविड के कारण। तो ये बहुत ही सैड न्यूज़ है, बहुत ही दुखद ये एपिसोड हुआ है। ये नंबर बहुत ही हाई है, जो एक बीमारी के कारण इस अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में इतने नंबर ऑफ लोगों की मृत्यु हो जाए, तो ये बहुत ही सैड सिचुएशन है। बट दैट्स एन ऑनगोइंग सिचुएशन, दैट्स द रियलिटी ऑन द ग्राउंड। अब ट्रेन्स की बात कर लें तो इंडियन रेलवेज की ट्रेन्स अनाउंसमेंट आई कि 30 सितंबर तक बंद रहेंगी। केवल जो स्पेशल ट्रेन्स हैं, वो करीब 230 स्पेशल ट्रेन्स चल रही हैं, जो श्रमिकों को इधर उधर ले जा रही हैं, जो कंटेनर्स वगैरह को ले जा रही हैं फ्रेट मूवमेंट के लिए, तो वो केवल ट्रेनें चल रही हैं, स्पेशल ट्रेन्स स्पेशली जो श्रमिकों के लिए चल रही हैं। बट जो
बाकी की ट्रेन है जो रेगुलर यूज़ वाली ट्रेन हैं या एक्सप्रेस ट्रेन हैं, वो सब 30 सितंबर तक अभी तक उन पे उन्हें फॉरबिट कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया चलने से। उसके बाद का बाद में देखेंगे। इसी बीच में ये भी न्यूज़ आई कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया फॉर स्टिमुलस। उसमें अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स थी और भी पेरोल टैक्स कट और एक दो चीज़ें और थी। बट अभी तक ये भी न्यूज़ आ रही है कि जो स्टिमुलस वो लोग देना चाहते हैं, जो अमेरिका स्टिमुलस देना चाहता है अपनी जनता को, अपने पॉपुलेशन को, उसकी साइज पे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में अभी तक कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो स्टिमुलस अभी तक पास नहीं हुआ है, जिसके कारण आप देख रहे होंगे कि मार्केट थोड़ा जिटरी है, थोड़ा अनसर्टेन है, क्योंकि स्टिमुलस ये पूरा मार्केट तो स्टिमुलस पे ही चल रहा है। आपको पता ही होगा, फेड जो लिक्विडिटी पुश कर रही है उसके कारण ही मार्केट ऊपर बनी हुई है। अदरवाइज फंडामेंटल्स तो काफ़ी नीचे हो गए हैं, अर्निंग्स काफ़ी नीचे हो गई हैं कंपनीज की, बट फिर लिक्विडिटी के कारण मार्केट बस ऊपर बनी हुई है। लेकिन अगर स्टिमुलस आने में देरी होती है या कोई डिसएग्रीमेंट होता है स्टिमुलस पे, तो मार्केट जिटरी हो जाती हैं। तो वो हमने इस हफ्ते यूएस मार्केट्स में भी थोड़ा बहुत देखा। अब इकोनॉमी की कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आईआईपी जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, वो बेसिकली दिखाता है कि हमारी जो देश की कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो एनर्जी सेक्टर, तो उसकी जो ग्रोथ है उसमें जो एक्शन है वो कितना हो रहा है, उसमें कितनी एक्टिविटी है, कितनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो वो अभी भी हम देख रहे हैं कि हर महीने वो घटती जा रही है। जून में वो 16.6%, ऑलमोस्ट 17% गिरी, कॉन्ट्रैक्ट हुई। और ये कॉन्ट्रैक्शन मई में 34% थी, तो मई में तो और भी ज़्यादा थी, जून में थोड़ी कम है, बट फिर भी अभी भी नेगेटिव है। और जून एंडेड क्वार्टर, जो अप्रैल से जून का क्वार्टर था, उसमें ऑलमोस्ट 36% ये एक्टिविटी घटी। तो ये बेसिकली दिखाता है ये है कि कंट्री में जो एक्टिविटी हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही है, वो कितनी स्ट्रांग है। तो वो हम देख रहे हैं कि अभी भी काफ़ी वीक है, काफ़ी नीचे जा रही है। मंथ ऑन मंथ थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट आप देख रहे हैं कि अभी भी काफ़ी नेगेटिव है वो। पैसेंजर व्हीकल सेल्स के में हमने देखा कि जुलाई 2019 यानी पिछले साल के सेम मंथ, जुलाई 2019 के रेस्पेक्ट में अगर आप देखें तो जुलाई 2020 में केवल 4% ही नीचे थी पैसेंजर व्हीकल सेल्स, जो करंट सिचुएशन में एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले अगर आपकी पैसेंजर व्हीकल्स की सेल अगर 4% ही नीचे है तो दैट इज स्टिल अ गुड फिगर, क्योंकि डिमांड तो काफ़ी कम होनी चाहिए आइडियली, बट डिमांड अगर है तो दैट्स अ गुड थिंग, राइट। तो ये एक एनकरेजिंग साइन है, बट हमें देखना पड़ेगा कि ये केवल एक पेंटअप डिमांड है, ये केवल जो लोग रुके हुए थे, जो गाड़ियां नहीं ले पा रहे थे, जो घर में बस रुके हुए थे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज्ड, तो केवल उन लोगों ने ये गाड़ियां खरीदी हैं या फिर ये रियल की डिमांड है। तो हमें अगस्त का नंबर भी देखना पड़ेगा, केवल जुलाई से ही हम कंफर्म नहीं कर सकते। हमें अगस्त का भी नंबर देखना पड़ेगा कि ये सेल नंबर्स कंसिस्टेंटली ऊपर जा रही हैं या फिर अभी बस ये एक पेंटअप डिमांड थी जो इस मंथ हमें दिखा है। आरबीआई का डिसीजन अब आया था, आपने देखा भी होगा, और ये एक्चुअली पिछली वीक के एंड पे आया था कि जो उन्होंने रेपो रेट है वो 4%, यानी आरबीआई जो बैंक्स को पैसे देती है उसको रेपो रेट कहते हैं, तो रेपो रेट अभी भी 4% ही रखा हुआ है उन्होंने। कुछ एनालिस्ट और कुछ ब्रोकरेजेस कह रही थी कि शायद थोड़ा कम करेंगी, 50 बेसिस पॉइंट्स लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, पर कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि नहीं, ऐसा वो नहीं करेंगी आरबीआई, उस 4% को 4% पे ही रखेंगी। तो ऐसा आरबीआई ने एक्चुअली 4% को उस पे ही रखा, 4% पे ही कंटिन्यूड रखा है, उसको न कम न ज़्यादा किया है। और रिवर्स रेपो रेट ये आप पढ़ सकते हैं क्या होती है, तो ये 3.35% पे रिवर्स रेपो रेट एक्चुअली ये है कि बैंक्स अगर आरबीआई के पास अगर अपने पैसे रखें तो उनको कितनी इंटरेस्ट मिलेगी आरबीआई से, तो वो 3.35% पे रखा हुआ है, वो भी जो पहले थी वो अभी भी है। और ये कुछ सीरियस यहाँ पे आउटलुक दिया है आरबीआई ने। उन्होंने कहा है कि FY21 जो इस साल का इकोनॉमिक फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल 2020 से मार्च 2021 का, उसमें जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ग्रोथ का तो छोड़ ही दो, फ्लैट रहना भी छोड़ दो, बट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और उन्होंने शायद कहा था कि 4 से 4.5% कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में जाएगी।
उन्होंने ये भी कहा कि इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी अभी Q2, इस साल के Q2 यानी सितंबर तक के लिए थोड़ी ऊपर रह सकती है, एलिवेटेड लेवल्स पे रह सकती है, बट उसके बाद जो सेकेंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि अक्टूबर से लेकर मार्च का पीरियड, उसमें इन्फ्लेशन थोड़ी नीचे जा सकती है, थोड़ी रिलीफ आ सकती है। और उन्होंने वन टाइम लोन स्ट्रक्चरिंग भी अलाउ किया है बैंक्स को, जो कि बैंक्स के लिए एक अच्छी खबर है। उन्होंने मोरेटोरियम पीरियड को एक्सटेंड नहीं किया, जो कि बैंक्स के लिए अच्छा है। हालांकि कंज्यूमर्स के लिए भी अच्छा है एक्चुअली, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा अब जो उन्होंने पहले से लोन्स लिए हुए। तो लेकिन ये है उनके पास टेंशन की बात कि उन्हें जो उन्हें मोरेटोरियम लिया हुआ था अगर, तो अब उन्हें अपना लोन पे बैक करना शुरू करना पड़ेगा, जो अगस्त तक के लिए उन्हें मिला हुआ था टाइम। तो ये न्यूज़ हो गई कुछ। इन्फ्लेशन जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया, आरबीआई ने भी कहा है कि अभी इन्फ्लेशन थोड़ी हाई है, और सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो अभी 6% के आसपास है, और रिटेल इन्फ्लेशन उससे भी ज़्यादा 7% के आसपास है। तो ये जून में ये नंबर जो अभी 6.93, अभी जुलाई का रिटेल इन्फ्लेशन है वो 6.23, तो अभी थोड़ा बढ़ ही रहा है। और फूड इन्फ्लेशन तो और भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 10% हो गया है। तो ये थोड़ी चिंताजनक बात है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि जो इन्फ्लेशन का रेट है वो थोड़ी इन्फ्लेटेड लेवल्स पे है अभी। बट हम देखेंगे, होपफुली ये आरबीआई की और हमारी होप है कि इन्फ्लेशन थोड़ी नीचे जाए ताकि लोगों को राहत मिले। अब गोल्ड प्राइसेस आपने देखा होगा कि 55-56 हज़ार तक चली गई थी, लेकिन अब थोड़ी नीचे आई हैं। गोल्ड और सिल्वर दोनों के प्राइसेस थोड़े नीचे आए हैं। गोल्ड अभी 50,000 पर 10 ग्राम के हिसाब से अभी उसकी रेट चल रही है। एक और बात है कि ज़्यादातर जो अर्निंग्स डिक्लेयर कर रही हैं कंपनीज अपनी क्वार्टर रिजल्ट्स में, वो एक्सपेक्टेशन के ही आसपास है। कुछ कंपनीज थोड़ी नीचे कर रही हैं, कुछ कंपनीज थोड़ी बेहतर कर रही हैं एक्सपेक्टेशन से, कुछ फार्मा कंपनीज थोड़ी बेहतर कर रही हैं, तो कुछ ऑटोमोबाइल कंपनीज एक्सपेक्टेशन से नीचे कर रही हैं। तो ये, बट ऑन एवरेज आप बात करें पूरे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑलमोस्ट जो एक्सपेक्टेशन थी उसी के आसपास अर्निंग्स आ रही हैं। और इसलिए भी आपने देखा होगा कि मार्केट काइंड ऑफ रेंज बाउंड है, ना ऊपर सब्सटेंशियली ऊपर जा रही है, ना सब्सटेंशियली नीचे जा रही है, एक रेंज में इधर उधर बस ऊपर नीचे चल रही है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी उसी के आसपास सारी अर्निंग्स की रिजल्ट आ भी रही है। तो ये अच्छी बात है, बट हमें देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होता है। नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छी रिजल्ट्स आती हैं कि नहीं। लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि अगले क्वार्टर में रिजल्ट्स इंप्रूव होने चाहिए, बट वो होंगे या नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। अगली ये है कि फ्यूल कंजम्पशन जो थी वो अभी भी जुलाई 2019 यानी जुलाई पिछले साल के जुलाई के हिसाब से अभी भी 11.7% यानी 12% की कमी है इस साल जुलाई में कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। फ्यूल कंजम्पशन मार्च अप्रैल में तो बहुत ही डिप कर गई थी, अप्रैल मई में बहुत ही नीचे थी, 45% तक गिर गई थी। हालांकि अभी थोड़ा पिकअप हुआ है, क्योंकि लोग थोड़ा बाहर निकलने लगे हैं, थोड़ा बहुत ट्रैवल तो बाहर नहीं बट अपने वर्क तक जाने लगे हैं, या फिर थोड़ी बहुत काम के लिए बाहर जाते हैं। थोड़ी बहुत फ्यूल डिमांड इम्प्रूव हुई है। इंडस्ट्रीज भी अपनी फैक्ट्रीज फिर से उन्होंने कर दिया है, तो उसमें फ्यूल की डिमांड होती है। तो बेसिकली सारे मिला के थोड़ी इम्प्रूव हुई है, इन डिमांड थोड़ी पिकअप हुई है, बट हमें देखना पड़ेगा कि ये आगे सस्टेन करती है या नहीं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मोदी जी के द्वारा आई इस हफ्ते की बीचों बीच में, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन स्कीम के बारे में। तो एक नया टैक्स पेयर चार्टर, जिसको कि ऑनरिंग द ऑनेस्ट के हिसाब से जाना जा रहा है सब जगह, इसको कहा जा रहा है कि ये सीमलेस, फेसलेस और पेनलेस 3 तरह की स्कीम है। तो होपफुली हमारी ये है कि हमारी होप है कि जो इसका अनाउंसमेंट इतनी एंथुजियास्टिकली हुआ है, इतने एंथुजियाज्म के साथ हुआ है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छी हो, क्योंकि अगर ये होता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा। एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN के बारे में बात हुई है, कहा गया है कि सारी जो असेसमेंट होगी, अपील होगी, वो सारी फेसलेस होगी। तो जो असेस कर रहे हैं उनको ये नहीं पता होगा कि आप वो किनका असेस कर रहे हैं, और जो असेस अपना करवा रहे हैं अपने टैक्स रिटर्न्स, उनको ये नहीं पता होगी कौन उनकी टैक्स रिटर्न्स को असेस कर रहा है। तो ना असेसी ना तो असेसर, दोनों को एक दूसरे की जानकारी नहीं होगी। तो इससे बहुत सारे करप्शन की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो कम हो जाएंगी, क्योंकि एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा। तो उम्मीद ये है कि ये जो ऑनेस्ट हमारे टैक्स पेयर्स हैं
उनके लिए और भी सेफ, उनके लिए और भी एक सिक्योर मेंटल पीस के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये भी उम्मीद है कि इससे टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा। इससे ना तो केवल टैक्स बेस ही बढ़ेगा, बट टैक्स की जो टोटल रेवेन्यू टैक्स कंप्लायंस के बाद वो और भी बढ़ेगी। तो ओवरऑल एक अच्छी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की। इन्फ्लेशन जैसा हमने बात करी कि इन्फ्लेशन काफ़ी अभी ऊंची है, काफ़ी सारे नंबर्स अभी भी काफ़ी एक हाई रेंज में है, और उम्मीद है कि थोड़ी नीचे जाएगी। इकॉनमी रिकवरी जो है वो माना जा रहा है कि उतनी तेजी से नहीं होगी जितना पहले उम्मीद थी, या कुछ लोग कह रहे थे उतनी तेजी से नहीं होगी, थोड़ी डिलेड पिकअप इन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज होगी, ऐसा आरबीआई ने भी कहा, और ऐसी आउटलुक आ रही है बहुत सारे सोर्सेस से। अब ये भी कहा गया है कि रूरल जो ग्रोथ है वो अर्बन ग्रोथ से फास्टर पिकअप करेगी। रूरल ग्रोथ फास्टर विल बी फास्टर देन द अर्बन ग्रोथ। ऐसा क्यों है? क्योंकि दो तीन फैक्टर्स हैं। बहुत सारे लेबर्स अपने गाँव अपनी जगह पे लौट गए हैं, तो वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ उन्होंने शिफ्ट कर दी है, तो रूरल एक्टिविटी थोड़ी बढ़ गई है। मॉनसून अच्छा हुआ है इस साल थैंकफुली, तो उसके कारण भी रूरल एक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो गई, और रूरल ग्रोथ माना जा रहा है ऐसा कि अर्बन ग्रोथ से ऊपर रहने वाली है। खरीफ क्रॉप भी काफ़ी अच्छी होगी, ये भी उम्मीद है। फॉरेक्स रिजर्व्स इंडिया के बहुत अच्छे हैं, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही हेल्दी हैं, ऑल टाइम हाई पे अभी चल रहे हैं फॉरेक्स रिजर्व्स। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर फॉरेक्स रिजर्व स्ट्रांग होते हैं तो इन टाइम्स ऑफ कैलामिटी, इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस, गवर्नमेंट अपने आप को कुछ दिन, कुछ महीने, यहाँ तक कि कुछ एक डेढ़ साल तक के लिए भी सपोर्ट कर सकती है। तो अच्छी बात है कि इंडियन गवर्नमेंट के पास अभी फॉरेक्स रिजर्व्स काफ़ी स्ट्रांग है। इन्फ्लेशन की बात हमने यहाँ पे भी करी, और यहाँ पे फिर से किया है कि इन्फ्लेशन की उम्मीद है कि धीरे धीरे वो कम होगी। अभी तो थोड़ी एलिवेटेड लेवल्स पे है, पर धीरे धीरे कम होने की उम्मीद है। जो पॉलिसी मेजर्स लिए गए हैं उनसे सपोर्ट किया जाएगा इन्फ्लेशन रेट को थोड़ा कम करने में और ग्रोथ की रिकवरी को वापस लाने में। अब कुछ कॉर्पोरेट न्यूज़ की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट न्यूज़। फर्स्ट तो ये है कि बहुत सारे लोगों की अभी नज़र बंधी हुई है मंडे पे, क्योंकि मंडे को सुप्रीम कोर्ट केस हियर करने वाली है। जो एजीआर केस चल रहा है टेलीकॉम कंपनीज के बारे में, उसमें खास करके दो प्लेयर्स, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इन दोनों के बारे में हमेशा आप न्यूज़ सुनते रहते होंगे। तो इन दोनों की जो एजीआर ड्यूज़ हैं उसके बारे में जो हियरिंग होने वाली है वो सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को रखी है। आई थिंक 3 PM इन द आफ्टरनून ऑन मंडे। एक और न्यूज़ इसी से रिलेटेड आई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जियो को पे करना होगा। पहले जियो आउट ऑफ पिक्चर था एक्चुअली, केवल भारती एयरटेल और वोडाफोन के बारे में बात हो रही थी अब तक, बट अब जियो भी इस पिक्चर में आ चुका है, क्योंकि न्यूज़ ये आई कि आरकॉम ने जो स्पेक्ट्रम लाइसेंस लिया था गवर्नमेंट से, जो उसको जो कि उसको पे बैक करना था गवर्नमेंट को, जिसके ड्यूज पे बैक करने थे उसके गवर्नमेंट को, वो एक्चुअली जियो यूज़ कर रही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जियो को जो स्पेक्ट्रम शेयरिंग का यूज़ उसने किया है उसके पैसे चुकाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, और वो छोटी मोटी फिगर नहीं है, वो करीबन 25,000 करोड़ की फिगर है जियो के लिए। तो वो जियो को थोड़ा अफेक्ट कर सकता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को थोड़ा अफेक्ट कर सकता है। तो आप उसके बारे में थोड़ी नज़र बनाए रखें। फंड रेजिंग प्लान्स आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा, या फिर अब देखते होंगे कि बहुत सारी फंड रेजिंग प्लान्स चल रही हैं अभी। इंटरग्लोब एविएशन जो इंडिगो कंपनी है उसकी, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, खासकर जो बैंक्स हैं वो बहुत सारा कैपिटल रेज कर रहे हैं, बहुत सारा कैपिटल उठा रहे हैं मार्केट से। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि उसकी उनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो हेल्दी हो जाएगी। बट ये थोड़ा सा मेरा ओपिनियन इसमें ये है कि ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि अब इस ऐसे टाइम में ये बैंक्स इतने सारे पैसे मार्केट से क्यों उठा रही हैं। क्या इन्हें ये अंदेशा है, क्या इन्हें ये सस्पिशन है कि आगे आने वाले टाइम में एनपीएस, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, एनपीएस की नंबर बढ़ेगी? तो ये मुझे थोड़ा हमें इस चीज़ पे नज़र रखना पड़ेगा, और न्यूज़ देखती रहनी पड़ेगी, सुनते अपने आप को अवेयर रखना पड़ेगा कि चल क्या रहा है ये। अब इसी बीच में न्यूज़ आई कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज में शुमार हो गई है। तो ये भारत के लिए, हमारे सब के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है।
अब LIC ने यस बैंक में अपना जो स्टेक है वो करीबन 0.7 से करीबन 5% से बढ़ा दिया उन्होंने। तो जो 0.73 या समथिंग हुआ करती थी वो बढ़ के 5%, 4.99% हो गई है। तो ये यस बैंक के लिए तो अच्छी है, इनकरेजिंग न्यूज़ है यस बैंक के लिए। बट मेरा इसमें ख्याल थोड़ा है कि आप यस बैंक से अगर हो सके तो दूर रहें, या फिर अगर आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे यस बैंक को कंसिडर करना है तो आप बहुत ही होता है कि आप एक फन के लिए या एडवेंचर के लिए जो पैसा आपने रखा हुआ है 2,000 5,000 10,000 जो भी आपकी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से, तो वो पैसा आपको अगर लगता है कि उस पर ग्रोथ ना भी हो तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा गेम लेना चाहूँगा, ये अभी 12 रुपये 15 रुपये का चल रहा है, ये कभी अगर 30 का हो गया तो मैं बेच दूंगा या जो भी। तो उस तरह का आप अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे तो ठीक है। बट अदरवाइज आप अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोच रहे हैं तो मैं यस बैंक में मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता, क्योंकि इसकी जो लेंडिंग हिस्ट्री रही है वो बहुत ही शॉर्डी रही है, बहुत ही सस्पिशियस रही है। इसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज पहले भी रहे हैं, हालांकि अब इसका गवर्नेंस जो है वो SBI के हाथ में है, तो अब मुझे लगता है कि उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट फिर भी अगर मुझसे पूछा जाए, आप अगर मेरी ओपिनियन पूछिएगा तो मैं बोलूँगा कि यस बैंक से दूर रहें। और केवल यस बैंक से नहीं, मेरा ये है कि आप जो बड़ी बैंक्स हैं, जो इंडिया के ट्रस्टेड बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हो या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक जो जिनकी गवर्नेंस अच्छी है, जिनकी लेंडिंग हिस्ट्री अच्छी है, जिनका रिटेल सेक्टर में एक्सपोजर ज़्यादा है, आप उनको कंसिडर करें। अब मार्केट व्यू के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पे हमने बात करी है दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। निफ्टी का जो PE है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, वो करीबन अभी 31 पे चला गया है। अब ये हिस्टोरिकली आप देखेंगे कि 21 से 25 के बीच में होता है, इट यूजुअली होवर्स बिटवीन 21 एंड 25, और अभी ये 31 पे चला गया है, तो काफ़ी ऊंचा हो गया है। आप इस चार्ट में भी देखिए, ऑलमोस्ट अपने हिस्टोरिक हाइज पे है ये। और ऐसी कंडीशन तब है जब ये देश पूरा अभी इकोनॉमिक, पूरी दुनिया इकोनॉमिक एक डाउनटर्न में, तो ये एक थोड़ी अलार्मिंग बात है। अब आप पूछेंगे कि यार मार्केट तो 12,000 12,500 पे पहुंच गया था, अभी तो 11,000 पे, तो ये PE ऊपर कैसे चला गया? तो इसका बेसिक फंडा ये है कि PE होता है प्राइस टू अर्निंग्स, प्राइस ओवर अर्निंग्स। तो प्राइस तो ठीक है 12,000 से 11,000 हो गई है, तो वो तो कम हो गई है, बट अर्निंग्स इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि जो PE का रेशियो है वो ऊपर चला गया एक्चुअली। तो अर्निंग्स जो है पहले हुआ करती थी, जब हमने कोविड में एंटर ही किया था, मुझे याद है कि शायद जनवरी फरवरी के टाइम में करीबन 450 455 के आसपास ये अर्निंग्स हुआ करती थी, निफ्टी की अर्निंग्स, और ये घट के अभी 360 हो गई है। तो अच्छा खासा ड्रॉप आया है, इसमें 20% का ड्रॉप आ गया है मुझे लगता है। तो ये 20% का ड्रॉप, और जो निफ्टी अभी गिरा है तो वो करीबन अभी 12,000 से 11,000 पे, तो निफ्टी का जितना ड्रॉप हुआ है उससे कहीं ज़्यादा ड्रॉप हो गया है अर्निंग्स का। तो यही आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो अर्निंग्स पर शेयर है निफ्टी का, हालांकि ओवरऑल ट्रेजेक्टरी ऊपर ही थी और बढ़ती जा रही थी, जो कि एक हेल्दी, जो कि होना चाहिए। अगर एक इकॉनमी बढ़ रही है तो उसकी जो स्टॉक मार्केट की EPS है वो बढ़नी चाहिए, तो वो बढ़ भी रही थी। बट कोविड जैसे ही आप यहाँ देखेंगे 2020 के स्टार्ट से ये EPS थोड़ी कम होती जा रही है, और अभी तो ड्रास्टिकली नीचे चली गई है, बट PE ऊपर चली गई है, और PE अपने हिस्टोरिक हाइज पे पहुंच गई है। तो इसके कारण क्या है? इसके बहुत सारे कारण हैं। कि एक तो है कि फेड लिक्विडिटी पुश, इतने पैसे प्रिंट किए हैं अमेरिकियों ने कि सबकी मार्केट सेंटिमेंट्स को ऊपर कर दिया। अपनी तो करी ही हैं उनकी तो S&P 500 आप देख लो, आप नैस्डैक देख लो, डाउ देख लो, वो तो अलग ही है, वो तो अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है नैस्डैक, तो वो ऊपर जा रहा है। S&P भी ऑलमोस्ट अपने ऊपर, मुझे लगता है ऑल टाइम हाई पे ही पहुंचा होगा या पहुंच जाएगा बहुत जल्दी, अगर ये कंटिन्यूड रहा तो। और तो वो तो अपने ऑल टाइम हाई पे हैं, हम ऑल टाइम हाई तक तो नहीं पहुंचे हैं अभी, ठीक है 10% नीचे हैं, बट हमारी जो PE है वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई है। तो फेड लिक्विडिटी पुश के कारण बाकी कंट्रीज की स्टॉक मार्केट भी एलिवेटेड लेवल्स पे हैं अभी। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि मार्केट जो है फॉरवर्ड लुकिंग होती है, लोगों ने FY21 इस साल का जो अर्निंग्स है उसको डिस्काउंट कर दिया, वो कहा है कि वो तो वॉश आउट ईयर होगा, कोई बात नहीं, हम FY22 पे नज़र रख रहे हैं, हम
वो उसकी बात कर रहे हैं अभी से। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो स्पेंडिंग और कंजम्पशन पैटर्न है वो इतनी जल्दी नॉर्मलाइज होना आसान नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचिए, आप खुद देखिए, अपने अपने और अपने आसपास देखिए कि क्या आप पहले जितना स्पेंड कर रहे हैं, अभी तो रेस्टोरेंट ही नहीं खुले हैं, सिनेमा हॉल नहीं खुले हैं, ट्रांसपोर्ट हो नहीं रही, तो आप कहाँ स्पेंड करोगे? तो जब आप और हम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, कंज्यूम उतना नहीं कर रहे हैं जितना पहले कर रहे थे, तो अर्निंग्स कैसे नॉर्मलाइज होंगी इतनी जल्दी? तो मुझे, मेरा व्यू है कि अभी थोड़ा समय लगेगा। आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के रिजल्ट्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा कॉशियस, थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। अब मेरा ये भी मानना है, एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मेट्रिक है कि जो निफ्टी की पुट कॉल रेशियो है वो 1.08 है। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये फेड लिक्विडिटी पुश और फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट है, तो इसलिए मार्केट अभी नीचे नहीं जाएगी, बट मेरा थोड़ा उल्टा है यहाँ पे व्यू। अब देखिए, होता क्या है कि पुट कॉल रेशियो क्या होता है, सबसे पहले ये क्विकली बात कर लेते हैं। तो जो ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में, वो पुट लेते हैं, पुट बेचते हैं, पुट सेल बाई होती है, कॉल सेल बाई होती है। तो जब कोई पुट बाई करता है, तो वो बेसिकली क्या कह रहा है, वो बोलता है कि मार्केट्स नीचे जाएंगे, तो वो बेरिश होता है। कॉल जब कोई बाई करता है, जब कोई राइट करता है कॉल, तो वो समझता है कि मार्केट्स ऊपर जाएंगे, वो बुलिश होता है। तो जो पुट कॉल रेशियो है अगर 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि लोग ज्यादा बेरिश हैं, क्योंकि उन्होंने ज्यादा पुट राइट की हुई है कंपेयर टू कॉल राइटर्स। तो जब 1 से ये रेशियो, पीसीआर इसको बोलते हैं, पुट कॉल रेशियो, ये 1 से जब ज्यादा होता है, तो लोग मानते हैं कि अभी थोड़ी बेरिश मार्केट है, तो स्लाइटली बेरिश है सेंटिमेंट्स। अब मुझे क्या लगता है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं टोटली रॉन्ग भी हो सकता हूँ, बट मैं जस्ट शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि जब मार्केट की सेंटिमेंट्स थोड़ी थोड़ी बेरिश हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट्स क्रैश कर जाएंगी। अभी अभी क्रैश करने वाली सिचुएशन मुझे नहीं लग रहा। हाँ, मार्केट्स नीचे जा सकती हैं, मार्केट्स 500 800, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 500 800 यहाँ तक कि 1000 पॉइंट भी चली जाए, हो सकता है। बट हम जो बात कर रहे थे कि 7500 पे थी, तो मार्केट्स हम बात कर रहे थे 6000 जाएगी, 5000 जाएगी, कुछ लोगों ने तो 4000 2000 का भी फिगर डाल दिया था। तो उस तरह की सिचुएशन अभी तक तो नहीं है। अब आगे क्या होगा वो हमें देखते रहना पड़ेगा, और हम हर वीक उसको एनालाइज करते रहेंगे। बट अभी की सिचुएशन ये है कि पुट कॉल रेशियो चूंकि थोड़ा ज्यादा है 1.1 से, तो मुझे लगता है अभी थोड़ी बेयरिश सिचुएशन है। तो जब मार्केट सेंटिमेंट्स बेयरिश होती हैं, आप हार्डली कभी देखा करोगे, और ये एक्सपीरियंस से ही होता है, पता चलता है। आप मार्केट्स में लगे रहोगे कई सालों तक, तो आपको लगेगा कि जब मार्केट सेंटिमेंट्स बहुत नेगेटिव होती हैं, तो मार्केट क्रैश कभी नहीं करती, थोड़ी बहुत नीचे जा सकती हैं, और एक्चुअली ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल सी कि मार्केट्स थोड़ी अपवर्ड ही ट्रेजेक्टरी रहती है, उनकी ऊपर ही जाती होती हैं। लेकिन जब सब लोग बुलिश हो जाते हैं, जब सब लोग कहते हैं हाँ 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 अब पैसा लगाओ पैसा लगाओ, अब तो बस रुकना ही नहीं है, अब तो बस रेस फिनिश करके ही लौटेंगे, तो उस समय मार्केट के गिरने का चांस ज्यादा होता है। तो मेरा थोड़ा यहाँ पे कॉन्ट्रेरियन व्यू जो यहाँ मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि एक कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर होता है ये पुट कॉल रेशियो, और बहुत सारे होते हैं, बट इनमें से एक ये होता है। और मेरा एक कॉन्ट्रेरियन व्यू है यहाँ पे कि जब तक मार्केट, आप खुद सोचिए, क्या आपको लगता है, आप पर्सनली फील करते हो कि मार्केट्स अभी 12000 13000 15000 तक पहुंच जाएंगी? मैं तो नहीं बिलीव करता अभी। क्या आप बिलीव करते हो? तो जब आप और हम बिलीव नहीं करते, पूरी तरह इस कन्विंस्ड नहीं है इस मार्केट मूवमेंट से, तो मुश्किल है कि ये मार्केट अभी गिरेगी, क्योंकि हम सभी बेरिश हैं, हम सभी सोच रहे हैं कि हाँ हाँ मार्केट गिरेगी गिरेगी। तो मार्केट रेयरली कभी वो करती है जो हम आप एग्जैक्टली कन्विंस्ड होते हैं जिस चीज के बारे में। तो जब तक ये, इसलिए मैंने यहाँ पे भी, हमने, चलिए डिस्कस करते हैं कि जब तक मार्केट सेंटिमेंट्स बुलिश नहीं हो जाते हैं, ये मुश्किल है कि मार्केट्स क्रैश करेंगी या बहुत नीचे जाएंगी। और एक बहुत ही अच्छी सेइंग है, और इसके बारे में मैंने ट्वीट भी किया था, और अगर आप हमें ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं तो काइंडली कीजिए। ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम, तीनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो ट्विटर पे मैंने ट्वीट भी किया था, और उसमें डिस्कशन की थी कि एक बहुत ही फेवरेट है कि सेइंग है कि अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स। जब आप देखते भी होंगे, आप दूध उबालने के लिए डालते हो पैन में, या कुछ पानी उबालने के लिए डालते हो, तो आप अगर देखते रहते हो उसको, तो वो कभी भी बॉयल नहीं करता। लेकिन जैसे ही आप नजर हटाते हो, थोड़ा अपना कुछ काम करने लगते हो, फटाक से बॉयल कर जाता है। तो ये बस एक रियल लाइफ एनेक्डोट है कि अ वॉच्ड पॉट नेवर बॉइल्स।
और मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट में यही हो रहा है, सब लोग बोल रहे हैं और सब लोग फील कर रहे हैं कि हाँ हाँ मार्केट नीचे जाएगी नीचे जाएगी नीचे जाएगी। और ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक लोग ये नहीं कहने लगेंगे कि हाँ हाँ मार्केट ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी। अब तो बस रुकना ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसा तब तक मार्केट नीचे तब तक नहीं जा सकती जब तक हम सभी लोग, जो नॉर्मल जनता है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो बुलिश नहीं हो जाते। तो ओवरऑल मेरा क्या व्यू है? मेरा व्यू ये है कि आप एसआईपी कंटिन्यू रखें। आप अगर एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में आपने लगा रखी है तो आप उसको कंटिन्यू करें। अगर एसआईपी नहीं लगा रखी है तो आप मंथली कुछ ना कुछ हल्का फुल्का अपना जो आपने जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट सोचा हुआ है वो करते रहें। इससे क्या होगा कि आपको हेल्प होगी ये फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, रिलीव करने में। अपने आप को आप ये बोलोगे, आपको ये लगा होगा शायद कि जब 7500 पे थी मार्केट, यार मैंने तो पैसे नहीं लगाए, 9000 पे जब थी तो पैसे नहीं लगाए, ये सोच के कि फिर से 7500 पे जाएगी, और अब जब 11000 पे आ गई है तो अब मैं लगा नहीं रहा हूँ, ये सोच के कि अब 9000 पे जाएगी। तो ये फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जो होता है, इसको आप थोड़ा एड्रेस कर सकते हो, थोड़ा अपने आप को सुकून पहुंचा सकते हो, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सिस्टमैटिक वे में हर महीने थोड़ा थोड़ा अपना इन्वेस्ट करके। तो वो अगर आपने करा तो आपको ये लगेगा कि हाँ ठीक है, मैं मार्केट में इन्वेस्टेड हूँ, जो भी गेन्स हो रही हैं मुझे भी मिल रही हैं, तो ठीक है, उतनी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि आप एसआईपी तो करते रहें, ये मैं आपको कह रहा हूँ। साथ में ये भी कह रहा हूँ कि आप अगर लमसम इन्वेस्टमेंट बहुत ही हैवी, अगर आपके पास 5 लाख 10 लाख 20 लाख पैसे बचे हुए हैं और आप अच्छा कमाते हैं, आप अच्छा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसको थोड़ा होल्ड पे रखें। आप एक अभी हैवी कमिटमेंट ना करें मार्केट में, क्योंकि अभी क्या होगा उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि लमसम इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा आप होल्ड बना के रखें। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एडवाइस है यहाँ पे, बहुत, और मेरा भी यही अप्रोच है अभी के मार्केट में, कि आप स्टॉक स्पेसिफिक हों। अगर पिडिलाइट इंडस्ट्रीज आपको सही दाम पे मिल रहा है, अगर आपको बाटा अच्छे दाम पे मिल रहा है, रिलैक्सो अच्छे दाम पे मिल रहा है, तो आप लें, आप उसमें जंप करें, उसमें कमिटमेंट आप दिखा सकते हो। लेकिन हाँ, आप एक ही साथ लाख रुपए के, या अगर आपके पास मान लो कि लाख ही रुपए, तो आप एक बार में लाख रुपए मत लगा दो। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होके अपने लेवल्स और टारगेट्स को आपने डिसाइड करना है और देखना है कि आप कितने बार में इन्वेस्ट करना चाहते हो। अगर आप पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में 1 लाख डालना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा कि अभी जो लेवल्स चल रहे हैं उस पर आप 20-25 हजार लगा दो, 30 हजार लगा दो, फिर वेट करो, फिर थोड़ा और गिरेगा, थोड़ा और लेंगे, थोड़ा और गिरेगा और लेंगे। लेकिन आपको थोड़ा एक सिस्टमैटिक वे में अपने आप को पेशेंट रखना पड़ेगा। पेशेंस इज अ वर्च्यू, पेशेंस ही इन्वेस्टिंग में काम आता है। तो थोड़ा आप अपना एक कन्विक्शन बना के रखें, बट ये भी है कि प्रैग्मेटिक अप्रोच ये होगा कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट को थोड़ा रोक के रखें। जब स्टॉक स्पेसिफिक होने की बात करी तो ऑटोमेटिकली हमने ये कहा कि वॉलेटिलिटी जब भी आती है, अच्छे स्टॉक्स जब भी नीचे आते हैं, अच्छे लेवल्स पे मिलते हैं, तो उनमें पैसा डालने में आप रोको मत। और हो सकता है वो 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए नीचे भी चले जाएं, बट उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है कि यार मैंने तो वो 1200 रुपए का ले लिया और अभी वो 1180 का हो गया। और टेंशन मत लो ना यार, 1150 पे आएगा, 1100 पे आएगा, फिर ले लेना, क्या टेंशन है। तो ऐसी छोटी मोटी 10-20 रुपए के बारे में उतना टेंशन मत लो, लॉन्ग टर्म में ये 10-20 रुपए भूल जाओगे आप। और अगर आपके पास कैश पोजीशन आपने नहीं बना के रखी है तो दिस इज अ गुड टाइम टू बिल्ड कैश पोजीशन। और आप अपनी सैलरीज को इकट्ठा करते जाएं, अपना जो कैश पूल है उसको अच्छा बनाता जाएं, क्योंकि जब टाइम आएगा, जब सही समय आएगा ना, तो हम बढ़िया से पैसे लगाएंगे। हमें पैसे लगाने से दिक्कत नहीं है, बट हमें थोड़ा कन्विंस्ड होना पड़ेगा कि हाँ अब दिस इज द राइट टाइम। तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहें ताकि आपको फोमो ना हो, लेकिन जो आपकी बड़ी कमिटमेंट है उसको थोड़ा रोक के रखें थोड़े दिन, और हम हर हफ्ते वॉच करते रहेंगे सिचुएशन को कि कैसे अनफोल्ड करती है सिचुएशन। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।